हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं बिंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछली कक्षा में 11वीं कक्षा का एक टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम था सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम उसी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, उसकी जो पहली एक्सरसाइज थी यानी 5.1 उसे कंप्लीट कर लिया था, यानी उसका मैंने आपको फंडामेंटल सारा बता दिया था, लेकिन उसके क्वेश्चन आंसर्स नहीं करवाए थे। उम्मीद है आपने वो कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम क्या करेंगे, जो 5.2 एक्सरसाइज है उसका फंडामेंटल समझेंगे। जब सभी एक्सरसाइज की मैं आपको फंडामेंटल करवा दूंगा उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, तब तक आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो आज मैं आपको 5.2 एक्सरसाइज की क्या करवाऊंगा, फंडामेंटल करवाऊंगा। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है हमने 10वीं कक्षा में किया हुआ है, जो दो मूल बिंदु दिए होते थे या कोई भी दो बिंदु दे देते थे तो हम उसे क्या कर देते थे, किसी तल पर निरूपित करते हैं, जिसे हम क्या बोलते थे, कार्तीय तल में निरूपण। क्या बोलते थे, कार्तीय तल में निरूपण। जैसे मान लीजिए कोई भी मेरे पास दो पॉइंट है, जैसे 2 और क्या है 3 है, ये कोई पॉइंट है मेरे पास। ये किसकी वैल्यू होती थी, उसमें x की वैल्यू थी, और ये किसकी वैल्यू थी, y की वैल्यू। ये तो आपको पता ही होगा, 10th कक्षा में हमने किया था। और इसे हम ग्राफ पे डिनोट भी कर सकते हैं। जैसे ये ग्राफ है, अब 2 है तो पहली वैल्यू किसकी है, x की, यानी ये x तल है, ये y है, ये x डैश है और ये y डैश है, यानी इधर नेगेटिव वैल्यू आएगी और इस पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अब 2 पॉजिटिव है तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट 2 आ गया, और ये 3 है, मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट 3 आ गया। तो ये जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, ये पॉइंट कौन सा होता था, 2 और 3। मान लीजिए इसका नाम a है तो ये पॉइंट a आ जाता था, 2 और 3। लेकिन अगर मान लीजिए अपने पास सम्मिश्र संख्याएं हमने पढ़ी है, तो सम्मिश्र संख्याओं को कैसे निरूपित करेंगे, तो इसके लिए भी अपने पास एक तल है जिसे हम कौन सा तल बोलते हैं, आर्गन तल। कौन सा तल, आर्गन तल। इस पे कैसी संख्याओं को निरूपित किया जाता है, z यानी सम्मिश्र संख्या। z से हमें किसे निरूपित करते हैं, सम्मिश्र संख्याओं को, सम्मिश्र संख्याओं को। तो इस पे हम किसको प्रदर्शित करेंगे, सम्मिश्र संख्याओं को प्रदर्शित करेंगे। कुछ नहीं है, सेम ही मेथड है, बस कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए कोई भी एक संख्या मैं लिख देता हूं, देखिए जैसे z बराबर कोई संख्या है 2 + 3 आयोटा, इसी रूप की होती है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, जो भी सम्मिश्र संख्या है वो होगी, उसमें एक तो काल्पनिक भाग होगा, काल्पनिक भाग, और एक ऐसा भाग होगा, वास्तविक भाग। ये दो प्रकार के भाग होते हैं इसमें, वास्तविक भाग। जो भाग आयोटा के साथ है वो तो काल्पनिक भाग है, और जो भाग आयोटा के बिना है वो कौन सा भाग है, वास्तविक भाग। अब देखिए इसे आर्गन तल पर कैसे, आर्गन तल सेम वही तल है, जैसे x और y की दो वैल्यू होंगी, ठीक है। यहाँ पे मूल बिंदु है 0 0। अब आर्गन तल पर इसे कैसे दिखाएं, जैसे ये 2 + 3 आयोटा है तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 2 और 3। अब सेम वैसे ही ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, यहाँ पे क्या आ गया, जैसे 2 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया, 3। तो ये जहाँ पे मिल रहे हैं ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 + 3 आयोटा के लिए। ये इसे कौन सा तल बोलते हैं, आर्गन तल बोलते हैं। इतनी बात आपने ध्यान रखनी है। अब ये तो सिर्फ बेसिक था, इसका क्या यूज है हमारे चैप्टर में, इससे हम कोणांक और मापांक दो वैल्यू निकालेंगे। क्या क्या वैल्यू निकालेंगे, एक तो कोणांक और एक मापांक, जिसका जरूरत हमें पड़ेगी 5.2 चैप्टर में। तो उसे निकालने के लिए सबसे पहले देखिए हमें ध्रुवीय निरूपण करना आना चाहिए। कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसका ध्रुवीय निरूपण किस प्रकार करेंगे, ये चीज हमें आनी चाहिए। तो वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण, सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है अपने पास एक, अब यहाँ पे कोई पॉइंट है, दो तरीके से मैं इसे शो कर सकता हूँ। ये तो क्या, मैं इसके पॉइंट की वैल्यू बता रहा हूँ, जैसे 2,3 जैसे अपने पहले बताया, या कोई भी पॉइंट हो सकता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 और 3 है। लेकिन अगर मैं इसको इस रूप में नहीं दर्शाना चाहता, इसे मैं ध्रुव के रूप में दर्शाना चाहता हूँ, तो एक तरीका क्या है, ये देखिए अब यहाँ पे कोई पॉइंट है तो इसका ये वृत्त के रूप में होगा, यानी इतनी दूरी पे कोई भी पॉइंट हो सकता है, इतनी दूरी पे वृत्त के रूप में कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब इसे मैं दूरी से, जैसे r से मैं इसे डिनोट कर देता हूँ, किससे, r से, यानी ये मूल बिंदु से r दूरी से है, तो ये सभी इनका उपपथ आ गया इनका, यानी ये सभी पॉइंट है जो इससे r दूरी पर ही है। अगर मेरे को एक चीज और पता चल जाए कि x अक्ष के साथ ये कितने डिग्री का कोण बना रही है, थीटा की वैल्यू पता चल जाए, तो मेरे को ये पॉइंट की स्थिति का पता चल जाएगा। अब अपने जो भी बिंदु से निरूपण कर रहे थे उसका मतलब क्या है,
उसका मतलब यही है कि स्थिति का पता चल जाए भी ये पॉइंट है कहाँ पे। अगर इसी प्रकार मैं इसकी मूल बिंदु से दूरी और कोण बता दूं, वो चीज़ अगर मेरे को पता चल जाए तो इसकी स्थिति पता चल जाएगी ना इस पॉइंट की। यानी आर से तो पता चल गया भी ये बिंदु का पथ है, और कोण का अगर पता होगा तो ये निश्चित एक दूरी आ जाएगी ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय निरूपण बोलते हैं। अब इसके लिए एक तो अपने को किसकी जरूरत है, थीटा की, और एक किसकी जरूरत है, आर की। अगर ये दो वैल्यू पता चल गई तो मैं किसी भी मिश्र संख्या का क्या कर दूंगा, ध्रुवीय निरूपण आसानी से कर दूंगा। तो आज हम यही सीखेंगे आर की वैल्यू और थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। थीटा को तो क्या बोलते हैं, कोणांक, क्या बोलते हैं, कोणांक। और आर को क्या बोलते हैं, मापांक, क्या बोलते हैं, मापांक। इसे मैं जेड बार से जेड के मोड लगा के भी इसे शो कर सकता हूँ, और ये थीटा है, ठीक है। अब इसे कैसे निकालेंगे वो सीखना है अपने, तो मैं वो आपको सिखा देता हूँ। अब देखिए ये ग्राफ है, इस पे ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए इसके बीच की दूरी क्या है, आर है। कितनी दूरी है, आर है। और ये पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए और बी। सबसे पहले अपने आर की वैल्यू निकालनी सीख रहे हैं। तो देखिए ये आर है, ये इसकी वैल्यू मैंने क्या लिखी थी, यानी यहाँ पे कोई मान लीजिए पॉइंट ए बी है। अब देखिए यहाँ पे ए आया है, ये यहाँ पे अगर पॉइंट ए होगा तभी ये यहाँ पे ए आया है, यानी एक्स अक्ष पे इसकी दूरी कितनी है, ए है। तो मैं इस पॉइंट को क्या मान लूंगा, A0। और इसी प्रकार ये दूरी कितनी है, ये दूरी कितनी है, बी है। इसीलिए तो यहाँ पे वैल्यू बी है, ये यहाँ पे कोई पॉइंट 0 भी होगा, ठीक है, क्योंकि इस अक्ष पे x की वैल्यू तो 0 है और इस अक्ष पे y की वैल्यू 0 है। तो ये 0 b हो गया और ये a0 हो गया। अब ये दूरी a है तो ये दूरी भी क्या होगी, ये दूरी b है तो ये दूरी क्या होगी, b। और ये दूरी a है, कितनी है, ये दूरी a है। अब देखिए ये कैसा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है, तो ये कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण। मैं इसको नाम दे देता हूँ A, B और C। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज A B C में। तो इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस थ्योरम। इससे क्या करूंगा मैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस में लंब स्क्वायर। ये तो आपको याद ही होगी पाइथागोरस थ्योरम, 8वीं से पढ़ते आ रहे हैं हम। कर्ण स्क्वायर, अब कर्ण यहाँ पे क्या है, आर है, क्या है, आर। तो यानी आर की स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार की वैल्यू क्या है, ए, यानी ए की स्क्वायर, प्लस लंब कितना है, बी, यानी बी की स्क्वायर। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी में क्या लिखूंगा, जेड मोड से लिखूंगा। ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, किसकी वैल्यू है, ये मापांक की वैल्यू, किसकी है, मापांक की वैल्यू। तो इस प्रकार आप जेड का मोड निकाल सकते हैं, या मापांक बोलते हैं जिसे, वो निकाल सकते हैं। अब क्या रह गया, कोणांक रह गया, वो भी हम सीख लेते हैं। वो मैं इसी में आपको बता देता हूँ। जैसे ये मान लीजिए ये थीटा है, क्या है, थीटा। तो देखिए आपने tan थीटा पढ़ा होगा, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, b, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, और नीचे वाली आधार। आधार की वैल्यू कितनी है, a। तो ये tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, b/a। तो ये आपने क्या ज्ञात कर लिया, इसका tan थीटा भी ज्ञात कर लिया। अब थीटा की वैल्यू क्या है इसमें, यहाँ से अपन थीटा की वैल्यू निकाल देंगे, जो क्या होगी, कोणांक होगी। क्या होगी, कोणांक। लेकिन एक बात इसमें आपको स्पेशल ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मैं आपको अलग से बता देता हूँ, फिर आपका ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ये आपको पता है 4 चतुर्थांश होते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। ये 4 चतुर्थांश है। अब आपने एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जो भी थीटा की वैल्यू आएगी इसमें तो उसको डायरेक्ट थीटा लिख देंगे। इसमें क्या लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, इसमें माइनस पाई माइनस थीटा, और इसमें क्या लिख देंगे, माइनस का थीटा। अब ये क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि जब भी कोणांक की वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू आएगी, कोणांक की वैल्यू आएगी, वो हमेशा माइनस पाई से लेकर और प्लस पाई के अंदर अंदर रखनी है, कभी भी इससे वैल्यू उसकी बड़ी नहीं रखनी।
अब बड़ी वैसे रख भी सकते हैं, कोई इशू नहीं होता, लेकिन ये स्टैंडर्ड चलता है हमेशा पाई और माइनस पाई के मध्य पूर्णांक की वैल्यू होनी चाहिए, इससे ना बड़ी होगी और ना ही इससे छोटी होगी, इसीलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखें। अब एक बार आपकी ये समझ नहीं आएगी, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे मान लीजिए थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई/3 आ गई, और वह जो अपने को सम्मिश्र संख्या दी हुई है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो डायरेक्ट ये लिख देंगे। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या करेंगे, पाई माइनस क्या कर देंगे, थीटा, यानी पाई माइनस पाई/3 कर देंगे। अगर वही सम्मिश्र संख्या थर्ड चतुर्थांश में है तो क्या करेंगे, माइनस पाई और माइनस थीटा, यानी माइनस पाई और माइनस पाई/3, और इसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब सम्मिश्र संख्या किस चतुर्थांश में, इसका कैसे पता चलेगा। देखिए जैसे मान लीजिए z बराबर 3 + 3 - 2 आयोटा ये संख्या है, तो देखिए यहाँ से इसके बिंदु निकालिए 3 - 2। अब 3 - 2 कहाँ पे होता है, 3 यानी प्लस की वैल्यू और -2 y की, यानी इस चतुर्थांश में, ये कहाँ पे है, फोर्थ में, इसमें है फोर्थ चतुर्थांश में। इस प्रकार आप किसी भी सम्मिश्र संख्या को पता कर सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में है। तो ये कंसेप्ट आपकी समझ आ गया होगा, यानी अगर डायरेक्ट फर्स्ट चतुर्थांश में है तो डायरेक्ट थीटा की वैल्यू लिख देंगे, अगर सेकंड में है तो पाई से माइनस कर देंगे, थर्ड में है तो माइनस आगे लगा देंगे, और फोर्थ में है तो डायरेक्ट थीटा को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब इसके बाद अब हम ध्रुवीय निरूपण इसका कर सकते हैं किसी सम्मिश्र संख्या का, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। ध्रुवीय निरूपण में कुछ नहीं, जो अपने पास कोई भी संख्या है उसमें हम a और b की वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे निकालेंगे, पहले a और b की वैल्यू निकालते हैं हमने। जैसे ये अपने पास पहले वाला वही चित्र है जिसमें ये पॉइंट क्या है, ए बी है, ये यहाँ से मैंने लंब डाल दिया, ये दूरी कितनी है, r है, ये पॉइंट a0 है, और ये पॉइंट क्या है, 0 b है, ये दूरी अपने पास कितनी है, b, और ये दूरी अपने पास कितनी है, a। इतनी बात पता चल गई। अब यहाँ पे अपने कोण में पता है कितना है, थीटा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही होता है, लाल का याद होगा आपके, लाल का। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू यहाँ से कितनी है, b, और कर्ण की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, r। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ से मैं b की वैल्यू लिख देता हूँ, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, b बराबर r साइन थीटा। इतना पता चल गया। ये इसे मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ। इसी प्रकार मैं यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी है, a, कर्ण की वैल्यू कितनी है, r। यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेते हैं, a बराबर r cos थीटा। ये क्या होगी, समीकरण नंबर 2। ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। अब साइन और cos क्यों निकाला, ये इसीलिए निकाला है क्योंकि यहाँ से अपने को b और a की वैल्यू पता चल जाएगी। अब इसकी वैल्यू अपने पुट कर देंगे, जिससे अपने को क्या मिल जाएगा, इसका ध्रुवीय निरूपण मिल जाएगा। तो देखिए कोई भी सम्मिश्र संख्या होती है वो किसके रूप में होती है, z + a + आयोटा b, z बराबर a + आयोटा b। a की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा, और b की वैल्यू कितनी आई है, r sin थीटा। तो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, r कॉमन आ रहा है, तो z बराबर r कॉमन कर लिया, cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। तो ये किसी भी सम्मिश्र संख्या का क्या हो गया, ध्रुवीय निरूपण हो गया। अब आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आपके पास सभी वैल्यू होंगी, आप उससे r निकाल सकते हो। पहले क्या निकालेंगे अपने, उससे r निकालेंगे। r क्या है, मापांक है, क्या है, मापांक, जिसकी वैल्यू कैसे निकाली थी अपने, √a² + b² से उसकी वैल्यू निकाली थी। बाद में आपको थीटा की वैल्यू निकाल देना, उससे कोणांक की वैल्यू, ये थीटा क्या है, कोणांक, और उसको इसमें पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, किसी भी सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय निरूपण आ जाएगा। यानी अपने ये देखिए, ये तो अपने पास पॉइंट थे, पॉइंट से अपने उसको किसमें लिया है, ध्रुवों में लिया है। ये r की वैल्यू आ गई और ये थीटा की वैल्यू आ गई। ये किसी भी सम्मिश्र संख्या का किसके रूप में निरूपण कर दिया, हमने ध्रुवीय निरूपण कर दिया। अब मैं एक क्वेश्चन से आपको करवा के बता देता हूँ, जिससे आपके सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी आपने सब खुद नहीं करनी है। जैसे z बराबर -1 और -i/3, यही क्वेश्चन है। अब पहले तो अपने इसका कोऑर्डिनेट देखना है कौन सा है। अब ये 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 होते हैं, सॉरी 4 है। अब देखिए इसमें पॉइंट क्या बन रहा है, -1 और -√3, तो माइनस माइनस दोनों कहाँ पे होते हैं, थर्ड में। तो पहली बात तो आपने ये ध्यान रखना है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है।
इसके बाद सबसे पहले अपने क्या ज्ञात करते हैं, इसका आर यानी मापांक। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मापांक। मापांक क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, ये ए की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, बी की। तो मैं लिख देता हूँ अंडर रूट -1 की स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 3 की स्क्वायर बराबर -1 की स्क्वायर कितनी होती है 1, और माइनस की स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा, और अंडर रूट 3 की स्क्वायर कितनी होती है 3। तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में 4, जिसे मैं प्लस माइनस क्या लिख सकता हूँ 2। तो ये किसकी वैल्यू होगी, मापांक की। लेकिन आपको पता होगा मैंने इसे जेड मोड से लिखा था, तो इसकी वैल्यू हमेशा किस में आएगी, प्लस में। तो मैं इसे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 2 लिख सकता हूँ। ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई, आर की। इसके बाद किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी अपने, tan थीटा। इसकी tan थीटा बराबर क्या था, लंब बटे आधार, या उसे मैंने किसके रूप में लिखा था, b अपॉन a। किसके रूप में, b अपॉन a। तो यहाँ से b की वैल्यू लिखो माइनस अंडर रूट 3, a की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये कितना आ गया अंडर रूट 3। अब आगे समझने वाली चीज है, ये देखिए tan थीटा किसके बराबर आ रहा है, अंडर रूट 3 की। अंडर रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ tan थीटा बराबर tan पाई अपॉन 3, ये लिख सकता हूँ। अब देखिए tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, पाई अपॉन 3। इतनी बात समझ में। लेकिन अब एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में है। तो मैंने बताया था इसमें तो वैल्यू क्या होती है थीटा, इसमें पाई माइनस थीटा, इसमें माइनस पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे क्या होती है माइनस का थीटा। इतनी बात तो आपको पता ही है। अब इसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को इसके अकॉर्डिंग सेट करने की कोशिश करता हूँ। माइनस पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई अपॉन 3। ये देखिए यहाँ से आर मूवमेंट का 3, ये 3 पाई माइनस पाई, और ये क्या आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। तो यानी थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -2 पाई अपॉन 3। इतनी बात आपकी समझ आ गई होगी। तो देखिए इसका मैंने मापांक भी ज्ञात कर लिया और इसका कोणांक भी ज्ञात कर लिया। तो इस प्रकार आप भी किसी भी क्वेश्चन को करके देख सकते हैं।